Hello viewers. Today we are going to start the subject thermodynamics. Thermodynamics is a very important subject, especially for mechanical engineering students. So let us start with the definition. Thermodynamics can be defined as the science of energy transfer and its effects on the system and surrounding. तो थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी ट्रांसफर्स के बारे में पढ़ते हैं. हमें पता है कि एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है. तो जनरली थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या एनर्जी कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं और इसका इफेक्ट सिस्टम और सराउंडिंग्स पर क्या होगा इसकी हम एनालिसिस करते हैं. तो इसमें ये दो वर्ड आए हैं, वन इज सिस्टम एंड अनदर इज सराउंडिंग्स. ठीक है, तो इनको अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग्स का थर्मोडायनेमिक्स में क्या मीनिंग है. ये थर्मोडायनेमिक्स वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसमें दो वर्ड्स हैं, थर्म का मीनिंग है हीट एंड डायनेमिस का मीनिंग है पावर. तो काफ़ी समय से, बहुत पुराने टाइम से साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने, इंजीनियर्स ने ये एफर्ट्स किए कि हम एनर्जी जो कि हीट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है उसको हम वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें. इसका रीज़न ये है कि एनर्जी तो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है लेकिन वो सभी फॉर्म्स जो हैं वो डायरेक्टली यूजेबल नहीं होती. ठीक है, तो उसको यूजेबल बनाने के लिए वी हैव टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ एनर्जी इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो ये सब स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं और यही इसका जो ये ग्रीक वर्ड जिससे मिलकर बना हुआ है ये शो करता है. ठीक है, नेक्स्ट, सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग्स एंड यूनिवर्स. अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे. ये जो वर्ड मैंने आपको बताया जो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन में आता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, तो इसका क्या मीनिंग है. तो सबसे पहले सिस्टम की बात करते हैं. अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी. थर्मोडायनेमिक्स में जब हम एनालिसिस करते हैं या कोई ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो हमारे पास या तो एक क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है. क्वांटिटी ऑफ मैटर का मीनिंग है अ पर्टिकुलर मास. तो हम एक पर्टिकुलर मास या चंक ऑफ मास कहना चाहिए, चंक ऑफ मास पर अपने आप को फोकस करते हैं किसी थर्मोडायनेमिक एनालिसिस के लिए. और दूसरा वर्ड है रीजन इन स्पेस. रीजन इन स्पेस का मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम. तो जब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करते हैं तो दिस थर्मोडायनेमिक सिस्टम मे बी अ चंक ऑफ मास और इट मे बी अ रीजन इन स्पेस जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के लिए चूज करते हैं, उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये हमारा एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम, ठीक है, तो ये सिस्टम जो है ये एक पर्टिकुलर मास भी हो सकता है एंड इट मे बी अ पर्टिकुलर वॉल्यूम. ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे इनका क्या मीनिंग है और आगे इसको समझेंगे, लेकिन अभी हम ये कह रहे हैं कि वो पर्टिकुलर मास या वो पर्टिकुलर वॉल्यूम जिस पर हम अपने आप को फोकस करते हैं फॉर अ थर्मोडायनेमिक एनालिसिस इज कॉल्ड अ सिस्टम. अब ये सिस्टम को हम डिफाइन कैसे करते हैं या डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं. तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें एक बाउंड्री की ज़रूरत है. ठीक है, अगर आप इधर वाला ये डायग्राम देखें तो इसमें यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बाउंड्री. तो हमने बाउंड्री कैसे शो की, मतलब सिस्टम को कैसे शो किया विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री. जैसे ये डायग्राम मैंने अभी आपको जो बना के दिखाया था वो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक बाउंड्री ड्रॉ करनी पड़ी. वो बाउंड्री ये है. ठीक है, दिस इज द बाउंड्री. ठीक, ये बाउंड्री है. इस बाउंड्री की हेल्प से मैंने आपको ये बताया कि ये पर्टिकुलर एरिया जो स्क्रीन का, क्योंकि हम तो 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, अभी तो डिवाइस जो हमें दे रहा है दैट इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन. तो ये पर्टिकुलर एरिया मैंने सेपरेट कर दिया बाकी एरिया से. ठीक है, तभी तो आपको पता चला कि ये पर्टिकुलर एरिया इसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कह रहे हैं. ठीक है, तो ये तो हम क्योंकि 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको एरिया वर्ड यूज कर लिया. अदरवाइज इट विल बी अ पर्टिकुलर मास और अ रीजन इन स्पेस. ठीक है, और अ पर्टिकुलर वॉल्यूम जिस पर हम अपने आप को फोकस करेंगे. ठीक है, और इसको डिफाइन करने के लिए हमें इस बाउंड्री की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर ये बाउंड्री नहीं होगी तो आप सिस्टम को डिफाइन नहीं कर पाएंगे.
ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप एक रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, जहाँ भी आप बैठे हैं किसी रूम में, लेट अस टेक उसका जो रूम नंबर है, वो रूम नंबर मैं ले लेता हूँ कि उसका रूम नंबर 5 है, ठीक है, दैट इज रूम नंबर 5। तो इस रूम नंबर 5 के पहले एक रूम नंबर 4 भी होगा और इसके बाद में एक रूम नंबर 6 भी हो सकता है। तो आपको ये रूम नंबर 5 कैसे पता चला? आपको पता चला उसकी वॉल्स की वजह से, ठीक है, जो वॉल्स बीच में है रूम नंबर 4 और 5 के, इसी तरह से 5 और 6 के, वो ये डिस्टिंग्विश करती हैं कि ये पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है उसको हम रूम नंबर 5 कह रहे हैं। अगर ये वॉल्स को, उन वॉल्स को कोलैप्स कर दिया जाए, यानी रूम नंबर 4 और 5 के बीच की जो वॉल है उसे आप कोलैप्स कर दीजिए, इसी तरह से 5 और 6 के बीच की जो वॉल है उसे भी कोलैप्स कर दीजिए, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि रूम नंबर 5 कहाँ है, ठीक है। तो उसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, वॉल्स बनाई है। इसी तरह से ये सिस्टम की बाउंड्री है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को या उस पर्टिकुलर मास को सेपरेट करने के लिए वी नीड अ बाउंड्री। तो बाउंड्री तक आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है। अब इस बाउंड्री के बाहर, ठीक है, इस बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग्स। तो ये सराउंडिंग्स यहाँ आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो सिस्टम को हमने डिस्टिंग्विश किया विद द हेल्प ऑफ अ बाउंड्री, एंड व्हाटएवर एग्जिस्ट आउटसाइड द बाउंड्री इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है। अब अगर हम ये जो कुछ हमने ड्रॉ किया हुआ है, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो कुछ हमने ड्रॉ किया हुआ है, अगर हम इसका एक यूनियन ले लें, ठीक है, यूनियन मतलब इफ वी टेक अ यूनियन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्स। तो यूनियन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज कॉल्ड यूनिवर्स, ठीक है। ये जो बाउंड्री है इसके बीच में, ये कैसी बाउंड्री है? इसको हम बोलते हैं कि ये एक डायमेंशनलेस या जीरो थिकनेस वाली बाउंड्री है, ठीक है। जब आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो वी आर सेइंग दैट दिस बाउंड्री इज जीरो थिकनेस बाउंड्री, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग ये क्या हो गए, ये एक तरह से हम कह सकते हैं सबसेट्स हैं, ठीक है, इस यूनिवर्स के सबसेट्स हैं, और जब इनका आप यूनियन लेते हैं तो इट बिकम्स अ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स की हम जब भी थर्मोडायनेमिक्स में बात करेंगे या इस वर्ड को यूज करेंगे यूनिवर्स, तो इसका मीनिंग होगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ लिया कि थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है, सिस्टम क्या होता है, बाउंड्री क्या है, सराउंडिंग्स क्या है। नाउ लेट अस टेक टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, इसमें फर्स्ट टाइप है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम्स भी कहते हैं, ठीक है। ओपन सिस्टम्स आर आल्सो कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम्स। और आगे लिखा हुआ है कि मास एंड एनर्जी बोथ कैन क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। तो किन सिस्टम्स को हम ओपन सिस्टम कहेंगे? जिनमें मास और एनर्जी दोनों सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ पर इस सिस्टम की बात की थी, ठीक है, ये जो ड्रॉ हुआ है इस सिस्टम की हमने बात की थी, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम होगा? ओपन सिस्टम वो होगा जिसमें कि सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में मास ट्रांसफर पॉसिबल है, मास ट्रांसफर पॉसिबल है एंड एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल है, ठीक है। तो दैट पर्टिकुलर सिस्टम विल बी कॉल्ड ओपन सिस्टम, ठीक है। ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, इट मे बी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग्स और फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम। इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि अगर मास सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस करता है, मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर का मीनिंग हमेशा ये होगा कि इट विल क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, ओके, इट मे बी एनी डायरेक्शन बट इट विल क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। तो अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें मास और एनर्जी दोनों सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं या कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। दैट पर्टिकुलर सिस्टम विल बी कॉल्ड ओपन सिस्टम, एंड ओपन सिस्टम्स आर आल्सो कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम इज क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम्स विल बी द सिस्टम्स थ्रू विच मास कैन क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री,
सॉरी, एनर्जी कैन क्रॉस द सिस्टम बॉडी नॉट मास, ठीक है। वो सिस्टम्स होंगे जिसमें ओनली एनर्जी, ठीक है, देयर इज नो मास ट्रांसफर, ओके, ओनली एनर्जी ट्रांसफर इज पॉसिबल। तो जिन भी सिस्टम्स में से सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, मास ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उन सिस्टम्स को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम्स, ठीक है। तो यानी हम ये सिंपल सा ये कह सकते हैं कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम में दोनों में ही एनर्जी ट्रांसफर तो पॉसिबल है। तो डिफरेंस दोनों में क्या है कि ओपन सिस्टम में मास ट्रांसफर हो सकता है और क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी क्लोज सिस्टम का जो मास है वो फिक्स्ड रहेगा। इसीलिए जो क्लोज सिस्टम्स हैं दे आर कॉल्ड कंट्रोल मास सिस्टम्स। क्लोज सिस्टम्स आर कॉल्ड कंट्रोल मास सिस्टम्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गई होगी कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का क्या मीनिंग है। थर्ड टाइप इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो है जिनसे न तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है और न ही मास ट्रांसफर हो सकता है। नीदर मास और एनर्जी कैन क्रॉस द सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। मैंने आपको ट्रांसफर का मीनिंग बता दिया कि ट्रांसफर का मीनिंग हमेशा ये होगा कि वो सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो ओवर आइसोलेटेड सिस्टम वो होते हैं जिनमें कि मास और एनर्जी दोनों ही सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी सिस्टम और सराउंडिंग्स में जो इंटरेक्शन है वो मास और एनर्जी के फॉर्म में होगा। तो अगर ये दोनों ही नहीं हो सकते तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम जो है वो सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करता, ओके। तो वो आइसोलेटेड इसीलिए है क्योंकि वो सिस्टम बाउंड्री के साथ इंटरेक्ट नहीं, सॉरी, सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। तो ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम्स, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप देखिए ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है कि ये एक सिलेंडर है, इट इज अ सिलेंडर, और इसमें यहाँ पर ये एक पिस्टन है, ठीक। ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है, ठीक। तो ये पिस्टन इस सिलेंडर में रेसिप्रोकेट कर सकता है। रेसिप्रोकेट मतलब अप एंड डाउन मोशन, ठीक है। मतलब इस, क्योंकि ये वर्टिकल सिलेंडर है इसलिए मैं अप एंड डाउन कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो पिस्टन है ये इसके अंदर अप एंड डाउन मोशन करता है। अब देखिए आप, इस सिस्टम में हमने शो किया हुआ है, इस सिलेंडर के अंदर एक गैस है जिसका मास 2 किलोग्राम है और वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। इनिशियली द गैस exists in this cylinder, the amount of gas is 2 kilogram, that is mass of the gas, and 1 meter cube is the volume। ये इस समय जो वॉल्यूम है, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा वॉल्यूम जो है ये 1 मीटर क्यूब है, ठीक है। गैस है तो पूरा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी, तो दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम जब इस सिस्टम को, ये गैस हमारा सिस्टम है, ये जो 2 किलोग्राम मास है, दिस इज अवर सिस्टम। जब इस सिस्टम को हम ये हीट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर एक हीट सोर्स है ये, इससे हीट प्रोवाइड जब करेंगे तो क्या होगा, ये गैस की हीटिंग होना शुरू होगी। गैस हीटिंग जब होगी तो ये पिस्टन तो मूविंग बाउंड्री है, ठीक है, ये पिस्टन मूविंग है, मैंने आपको बताया कि ये मूव कर सकता है। तो क्या होगा कि गैस में जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो दिस गैस विल एक्सपेंड। तो सेकंड फिगर आप देखें जो इसके बराबर में है, उसमें क्या है कि ये गैस का मास तो 2 किलोग्राम ही है, क्योंकि मास न तो इसमें एंटर कर सकता है और न ही इससे एग्जिट कर सकता है। तो ये मास तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज होके 3 मीटर क्यूब हो गया, ठीक। तो ये जो सिस्टम है, ये पर्टिकुलर सिस्टम हमारा क्लोज सिस्टम है, ये ओपन सिस्टम नहीं है, ये क्लोज सिस्टम है। तो मैंने आपको बताया कि ओपन और क्लोज में जब भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें मास ट्रांसफर है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि यहाँ भी मास 2 किलोग्राम था और यहाँ पर भी मास 2 किलोग्राम है, ठीक है। अब क्योंकि ये, अब हम ये देखें कि भाई एनर्जी ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ इसमें, तो एनर्जी ट्रांसफर है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले तो ये हीट सप्लाई की हुई है, और तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। दूसरा, ये पिस्टन भी डिस्प्लेस हुआ है, तो अगर पिस्टन डिस्प्लेस हुआ है, आप जानते हैं कि इट मींस देयर इज वर्क ट्रांसफर, तो इसका मतलब इसमें वर्क ट्रांसफर हुआ है। और हीट और वर्क दोनों ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो इसका मतलब इससे एनर्जी ट्रांसफर तो हुआ है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हुआ। तो दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोज सिस्टम। और जैसा हमने पढ़ा कि क्लोज सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल मास सिस्टम बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो मास है वो फिक्स्ड है, ये मास इससे एंटर नहीं हो रहा, इसमें एंटर नहीं हो रहा है और एग्जिट भी नहीं कर रहा है। तो दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम और कंट्रोल मास सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दिस इज
अ फिगर ऑफ अ नोजल, ये नोजल का फिगर है, ठीक है। नोजल का फंक्शन क्या होता है कि नोजल में हाई प्रेशर पर फ्लूइड एंटर करता है, हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी, और ये नोजल क्या करता है कि ये उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर, ठीक है। यानी प्रेशर कम हो जाता है और वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी यहाँ पर जो फ्लूइड ये एंटर कर रहा है, यहाँ पर इसका प्रेशर हाई है, ठीक है, प्रेशर हाई है, और इसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को मैं ऐसा लिख देता हूँ, वेलोसिटी इसकी लो है। और जब ये इस नोजल से पास करता है तब क्या होता है, एट द एग्जिट द प्रेशर विल बी लो एंड वेलोसिटी विल बी, लेट मी राइट प्रॉपर्ली, वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी विल बी हाई, ठीक है। ये फंक्शन है नोजल का। तो इस नोजल को अगर आप देखें तो इस आप देखो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को हमने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ये जो आपको डैश्ड दिखाई दे रही है लाइंस, इनके बीच में जो वॉल्यूम है उसकी हम बात कर रहे हैं। दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम इज कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो ओपन सिस्टम्स होते हैं वो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, ये पढ़ा था। तो इसमें ये इसका एक कंट्रोल वॉल्यूम है। इस कंट्रोल वॉल्यूम में मास यहाँ से एंटर कर रहा है और राइट साइड से वो एग्जिट कर रहा है। तो इसका मतलब इस कंट्रोल वॉल्यूम, ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है ये हमारा सिस्टम है। तो आप देखिए लेफ्ट साइड से इसमें मास एंटर होता है और राइट साइड से एग्जिट करता है, तो इसका मतलब इससे मास ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो मास ट्रांसफर अगर हो रहा है तो इट मींस इट इज एन ओपन सिस्टम, ये ओपन सिस्टम हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी क्लोज सिस्टम होगा तो उसमें मास चेंज नहीं होगा। मास चेंज नहीं होने का मतलब है कि जो मास पार्टिकल्स हैं वो वही रहेंगे, ठीक है, मास पार्टिकल्स चेंज नहीं। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे अगर आप ये कह सकते हैं कि ये जैसा वॉल्यूम हमारा है, ये जो वॉल्यूम हमें कंट्रोल वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, इस वॉल्यूम में आप मुझे कह सकते हैं कि यहाँ से मास एंटर होता है और यहाँ से मास एग्जिट करता है। तो अगर ये मास फ्लो रेट कांस्टेंट है तो इस वॉल्यूम के अंदर जो मास है वो तो हमेशा फिक्स है ना, ठीक है। इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई एक पर्टिकुलर मास ही कर पाएगा, तो फिर ये भी कंट्रोल मास सिस्टम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि मास पार्टिकल्स चेंज नहीं होने चाहिए, ठीक है। मास पार्टिकल्स चेंज नहीं होने का मतलब है कि जो मास पार्टिकल्स जैसे इस सिलेंडर में थे, इस गैस में जो मास पार्टिकल्स थे वही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसमें 2 किलोग्राम मास के फिर से एक नई गैस इसमें डाल दें तो ये हमारा फिक्स मास हो गया, ऐसा नहीं। मास वही रहेगा जो था, ठीक है। यानी मास पार्टिकल्स कहना चाहिए, मास पार्टिकल्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, वही मास पार्टिकल्स रहेंगे, ठीक है। और कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम में या ओपन सिस्टम में हम उस वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे ये जिस पर हम अपनी ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, ठीक है। आप देखिए इसको सिंपल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लॉन्ग पाइप है और इस लॉन्ग पाइप में मैंने आपसे कहा, मान लीजिए एक पाइपलाइन जो है इसकी जो पूरी लेंथ है दैट इज सपोज 5 किलोमीटर्स, ठीक है। और इस पाइपलाइन से वाटर फ्लो हो रहा है, यहाँ से वाटर इसमें एंटर करता है और इधर एग्जिट करता है। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में सपोज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर हमें ऑब्जर्व करना है। तो ये पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है। इस कंट्रोल वॉल्यूम में लेफ्ट साइड से मास एंटर हो रहा है, राइट साइड से एग्जिट कर रहा है, तो ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, ये हमारा ओपन सिस्टम है, ठीक है। तो ये ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। अब अभी तक जो हमने पढ़ा उससे हमें ये समझ में आया कि जो फ्लो सिस्टम होंगे वो कंट्रोल मास सिस्टम होंगे, जो ओपन सिस्टम होंगे वो कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम होंगे। तो इससे एक इंप्रेशन हमारे दिमाग में ये बनता है कि ओपन सिस्टम में इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि चाहे तो वो ये नोजल हो या फिर वो ये वाला जो मैंने पाइप के अंदर आपको कंट्रोल वॉल्यूम दिखाया है, ये वॉल्यूम तो हमेशा फिक्स्ड है ना। तो हमारे दिमाग में एक इंप्रेशन बनता है, और अच्छा इसका नाम भी क्योंकि कंट्रोल वॉल्यूम है, तो हमारे दिमाग में इंप्रेशन बनता है कि इसका मतलब ओपन सिस्टम में वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है और उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को हम कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। ऐसा नहीं है,
ठीक है, काफी बहुत सारे केसेस में ऐसा ही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं। अब आप देखिए इस एग्जाम्पल को, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फिगर। इसमें देखिए कि ये एक पिस्टन है, ये यहाँ पर ये पिस्टन है, ठीक है, और ये हमारा सिलेंडर है, और ये पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट कर सकता है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इस सिलेंडर में कंटिन्यूसली इधर से एक मास एंटर भी कर रहा है, ठीक है, ये मास एंटर यहाँ से कर रहा है, और साइमल्टेनियसली ये पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, ये अपवर्ड मूव कर रहा है। तो अब आप देखिए कि ये जो इनिशियली, क्योंकि ये ओपन सिस्टम हो गया, आप क्योंकि इसमें मास एंटर हो रहा है तो इट इज एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम है तो कंट्रोल वॉल्यूम भी होगा, तो ये इसका कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, जो डैश लाइन से शो किया हुआ है। लेकिन ये कंट्रोल वॉल्यूम फिक्स नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मास में एंटर करता जा रहा है ये पिस्टन ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होता जा रहा है, तो यानी कि ये वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कंट्रोल वॉल्यूम जिस समय चेंज होता है उसका, यानी ये ओपन सिस्टम है बट द कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ द ओपन सिस्टम इज चेंजिंग, ठीक है। तो ये कंट्रोल वॉल्यूम चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम थर्ड सिस्टम की बात कर लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के एग्जाम्पल्स तो हमें दिखाई देंगे। सॉरी। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हमने ये कहा कि न तो मास ट्रांसफर होता है और न ही एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो अगर मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर नहीं होते हैं, उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो अब ऐसा, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल थ्योरेटिकली हम कह सकते हैं जैसे हमारा थर्मस होता है, ठीक है, थर्मस जिसमें आप हॉट या कोल्ड कोई ड्रिंक वगैरह रख सकते हैं, आप चाय रख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक रख सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि क्योंकि उसमें इंसुलेशन है, तो एक बार आपने थर्मस में सपोज चाय डाल दी और थर्मस को क्लोज कर दिया, तो अब उसमें अब तो चाय नहीं डाल सकते जब तक वो उसको ओपन नहीं करेंगे। तो जब तक वो क्लोज्ड है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे दैट इज अ क्लोज सिस्टम। और क्योंकि उससे थर्मस में इंसुलेशन है, एनर्जी ट्रांसफर भी थ्योरेटिकली हम कह रहे हैं कि मान लीजिए जीरो है, तो इन दैट केस दिस मे बी एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। बट एक्चुअली एग्जांपल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अल्टीमेटली तो जो फ्लूइड उसके अंदर है उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। यानी चाय है तो चाय आपकी ठंडी हो जाएगी, हो सकता है वो बहुत अच्छा आपका थर्मस है तो वो 12 आवर्स में हो, मे बी 24 आवर्स में हो, लेकिन अल्टीमेटली इट विल बिकम कोल्ड और द टेम्परेचर विल चेंज। तो अगर टेम्परेचर चेंज हुआ इसका मतलब उसे हीट रिजेक्ट हो गई, ठीक है। तो परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं कह सकते, लेकिन जस्ट फॉर टाइम बीइंग समझने के लिए वी कैन से दैट थर्मस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। मैं किस यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ? मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स की बात करेंगे तो इस यूनिवर्स का मीनिंग होगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। तो ये हमारा सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। तो अब इसमें देखिए इससे कोई मास एनर्जी ट्रांसफर कैसे नहीं हो रहा? क्योंकि इसमें अगर मास ट्रांसफर होगा तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होगा, ठीक है, ये मास ट्रांसफर हो गया। इसी तरह से इसमें अगर एनर्जी ट्रांसफर होगा तो भी वो सिस्टम बाउंड्री को क्रॉस करेगा, और वो ये हमने एनर्जी ट्रांसफर शो कर दिया। तो इसमें आप देखिए मास ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन हम तो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं ना। तो यूनिवर्स मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाकर यूनिवर्स है। तो इससे कोई भी मास ट्रांसफर यूनिवर्स के बाहर नहीं हो रहा, ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हो रहा है, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे घर में एक हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों के पास मिलाकर 10,000 रुपीज़ है, तो चाहे वो हस्बैंड के पास 5,000 है और वाइफ के पास 5,000 है तो भी वो 10,000 है, या हस्बैंड के पास 3,000 है और वाइफ के पास 7,000 है तब भी वो 10,000 ही है। वो आपस में एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं अगर, तो भी एक्चुअली तो घर से बाहर पैसे नहीं जा रहे ना। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड आई हैव गिवन यू दिस एग्जांपल दैट यूनिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। और यूनिवर्स का मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये हमने टाइप्स ऑफ सिस्टम्स वगैरह पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं प्रोसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेस। एनी चेंज दैट अ सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। कोई भी हमारा सिस्टम है वो
इसकी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में अगर जाएगा तो उस पर कोई ऑपरेशन होगा, कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी तभी जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, अभी आपको आगे और समझ में आ जाएगा, अब तो मैंने सिर्फ आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताई। आगे पाथ, द सीरीज ऑफ स्टेट्स थ्रू विच अ सिस्टम पासेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज कॉल्ड द पाथ ऑफ द प्रोसेस। जिन भी सीरीज ऑफ स्टेट से सिस्टम एक पर्टिकुलर कंडीशन से दूसरी पर्टिकुलर कंडीशन में जाएगा या ट्रांसफर होगा, उसको हम बोलते हैं पाथ। साइकिल, a system is said to have undergone a cycle if it returns to its initial state at the end of process। यानी सिस्टम पर कोई प्रोसेस हमने किया और सिस्टम इनिशियल स्टेट से किसी एक फाइनल स्टेट में गया और फिर वो फाइनल स्टेट से लौटकर फिर इनिशियल स्टेट में अगर आ गया तो इट विल कंप्लीट अ साइकिल। तो दिस पर्टिकुलर टोटल व्हाटएवर हैव बीन डन इज कॉल्ड अ साइकिल। ठीक है, तो अब ये जो तीनों हमने पढ़े, प्रोसेस, पाथ और साइकिल, इनको एक बार इस डायग्राम में देख लेते हैं। आप देखिए, ये हमने कोई डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इसमें वर्टिकल एक्सिस पर कोई एक प्रॉपर्टी ए है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर कोई प्रॉपर्टी बी है, और ये सिस्टम इनिशियल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में कि ये स्टेट 1, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो मान लीजिए ये y है, y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो इसकी इस पर्टिकुलर स्टेट 1 की वो हम एक कोऑर्डिनेट दे सकते हैं। वो कोऑर्डिनेट क्या चीज़ होगी, वो प्रॉपर्टी ए की वैल्यू होगी, वो तो y एक्सिस हो गई, और जो प्रॉपर्टी बी की वैल्यू होगी वो x एक्सिस है, मतलब x एक्सिस पर मार्क की जाएगी। तो इस स्टेट 1, ये स्टेट 1 जो है, हम इसको कह सकते हैं कि इट कैन बी डिफाइंड विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या होता है कि ये इस पाथ के थ्रू, ये जो आपको प्रोसेस पाथ यहाँ लिखा हुआ है, यानी इस पर हमने कोई ऑपरेशन किया, मान लीजिए कोई हीट ट्रांसफर हुआ, कोई वर्क ट्रांसफर हुआ, ठीक है, या कोई और ऑपरेशन हुआ, उससे ये स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला गया। तो ये जो स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया है, दिस स्टेट 2 में भी डिफाइंड विद कोऑर्डिनेट्स x2, y2। ठीक है, ये फिर से प्रॉपर्टी ए और प्रॉपर्टी बी की कुछ दो पर्टिकुलर वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये जो सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया है, इसके लिए हमने जो इस पर ऑपरेशन किया है उसको तो हम बोलते हैं प्रोसेस। और ये सिस्टम जब स्टेट 1 से स्टेट 2 में गया है, तो इसके बीच की भी तो ये स्टेट्स हैं ना, जिन पर हमने कर्व ड्रॉ किया हुआ है, ये सब स्टेट्स जो हैं, ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं, इनको हम बोलते हैं पाथ। ठीक है, तो ये पाथ हो गया। अब अगर ये सिस्टम स्टेट 2 से वापस स्टेट 1 में आ जाए, फॉर एग्जांपल ये ऐसा पाथ फॉलो करे और ये वापस स्टेट 1 में आ जाए, तो दिस विल कंप्लीट अ साइकिल। इट मींस सपोज दिस प्रोसेस इज प्रोसेस A and this particular process is process B, so the combination of process A and process B will complete a cycle। ठीक है, तो इतनी चीजें मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। देखिए, ये थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के दो अप्रोच हैं, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट, कुछ भी कह सकते हैं। तो दीज आर टू अप्रोचेस, टू डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स। इसमें से जो मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट है, इसमें हमारी अप्रोच क्या होती है, attention is focused on a certain quantity of matter without considering events occurring at molecular level। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम जो भी मास या वॉल्यूम जिसकी बात करते हैं, जो हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, वो एक सर्टेन क्वांटिटी होती है, और हम जो भी एनालिसिस करते हैं या जो भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो उस पूरी क्वांटिटी के लिए होता है, और हम उन इवेंट्स को कंसिडर नहीं करते विच आर अकरिंग एट मॉलिक्यूलर लेवल। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक कंटेनर है, एंड इन दिस कंटेनर वी हैव अ गैस, ठीक, और ये गैस हमारा सिस्टम है, व्हाटएवर इज द मास ऑफ गैस दैट इज अवर सिस्टम। तो इसमें हम जो भी ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इसमें एक प्रेशर गेज इसमें अटैच कर दिया एंड यू हैव ऑब्जर्व्ड, यू हैव नोटेड डाउन द वैल्यू ऑफ प्रेशर। ओके, आपने इसमें एक थर्मामीटर अटैच कर दिया और आपने इसमें से थर्मामीटर से इसकी टेम्परेचर की वैल्यू से नोट डाउन कर ली।
तो ये जो प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज आपने नोट डाउन की हैं, ये इस पूरी गैस के पूरे अमाउंट के लिए है। ये जो कुछ भी इसके अंदर मास है, पूरे उस मास का हमने ये प्रेशर और टेम्परेचर नोट डाउन किया है। ठीक है, इसमें हम जो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो इवेंट्स हो रही हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो इस पूरे मास के लिए हैं। और इन दोनों अप्रोच में क्या डिफरेंस है? फ्यू प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम। जो मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट है उसमें कुछ ही प्रॉपर्टीज हैं जिनकी हेल्प से हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ये तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो इनकी हेल्प से हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इस सिस्टम को हमें डिफाइन करना होगा तो हम इसका प्रेशर कितना है, लेट अस टेक प्रेशर इज P1, टेम्परेचर इज सपोज T1 और इसका जो वॉल्यूम है दैट इज V1। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनसे हमने इस सिस्टम को डिफाइन कर दिया। माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं देर आर इन लार्ज नंबर, तो इन सब मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, उनका मोमेंटम, उनकी डायरेक्शन, ये सब डिफरेंट होगी। ठीक है, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द सिस्टम, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की कर रहे हैं इन माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। अप्रोच इज यूज इन क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को यूज करते हुए जो थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी की जाती है दैट इज कॉल्ड क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। और माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से जो हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर देयर एवरेज वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें प्रेशर, अभी इस गैस के लिए मैंने बोला कि प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब वैल्यू जो है ये ओवरऑल जो पूरा मास है उसके लिए एवरेज वैल्यू। In microscopic viewpoint, properties are defined. Okay, it is defined for all the molecules individually. ठीक है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की मैंने आपको कहा कि वेलोसिटी, डायरेक्शन, मोमेंटम, ठीक है, ये सब अलग अलग होंगे। तो इसमें प्रॉपर्टीज जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की डिफाइन की जाती है। सिंपल मैथमेटिकल एनालिसिस रिक्वायर्ड। जो माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट है उसमें हम सिंपल, हमें मैथमेटिकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है या मैथमेटिकल मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है। और माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल मेथड जो हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम जो थर्मोडायनेमिक्स स्टडी कर रहे हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आस्पेक्ट से कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स केमिकल इंजीनियर्स भी पढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियर्स भी पढ़ते हैं और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लोग भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम, लेकिन उनकी सबकी अप्रोच अलग होती है। तो हमारी जो अप्रोच इसमें होगी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी। ठीक है, तो इसमें हम जो स्टडी करेंगे वो मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट से करेंगे, यानी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में 3 इक्विलिब्रियम इंक्लूडेड है। फर्स्ट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू प्रेशर एंड अ सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द सिस्टम विद टाइम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को आप ऐसे समझिए कि जैसे हमने, जब आपने मैकेनिक्स पढ़ी है तब भी आपने पढ़ा होगा या पहले फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि सपोज एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पर अगर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं है तो दिस ब्लॉक विल रिमेन स्टेशनरी। अगर इस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तो द ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अगर ये इस पर जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं वो सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और फाइनली इस पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, तो ये जो इक्विलिब्रियम है दैट कैन बी कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स में हम फोर्स की टर्म्स में बात कम करते हैं, वी जनरली टॉक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा कि हमारे पास एक ऐसा कंटेनर था और उस कंटेनर में यहाँ पर, सॉरी कंटेनर नहीं, सिलेंडर था और उस सिलेंडर में ऐसा एक पिस्टन हमने शो किया हुआ था। तो अगर इस पिस्टन पर अनबैलेंस्ड फोर्स है, लेट अस टेक दैट दिस अनबैलेंस्ड फोर्स इज अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स कैसे आया कि यहाँ इसमें कोई गैस है, ठीक है, यहाँ पर एक गैस है और गैस का प्रेशर है, लेट अस टेक दैट प्रेशर इज P गैस। ठीक है, और इस पिस्टन पर इस डायरेक्शन में हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पहले तो,
ठीक है, देयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हिच एग्जिस्ट ऑन द पिस्टन एंड द वेट ऑफ द पिस्टन। तो अगर ये वेट ऑफ द पिस्टन तो फोर्स ही है ना, तो अगर ये जो पिस्टन है इस पर जो अपवर्ड प्रेशर है दैट इज बिकॉज ऑफ द गैस, ठीक है, ये पी गैस तो इस डायरेक्शन में होगा, और जो पिस्टन के वेट की वजह से प्रेशर है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दे आर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इट मीन्स देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड प्रेशर ऑन द पिस्टन, ठीक है, तो ये पिस्टन स्टेशनरी रहेगा। तो दिस पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए कि सिस्टम विद इन द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स देयर शुड नॉट बी एनी प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, यानी कि ये अगर हमारा सिस्टम है तो इस सिस्टम में विद इन द सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट प्रेशर डिफरेंस शुड नॉट बी देयर, तो प्रेशर डिफरेंस शुड बी जीरो। तो जब ये प्रेशर डिफरेंस जीरो हुआ दैट पर्टिकुलर स्टेट विल बी कॉल्ड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी तरह से सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में या विद इन द सिस्टम देयर शुड नॉट बी एनी टेम्परेचर डिफरेंस। अगर सिस्टम में कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है विद इन द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स देन दिस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द सिस्टम विल बी कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जब सिस्टम की केमिकल कॉम्पोजिशन पूरी यूनिफॉर्म है और उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही थी तो अल्टीमेटली दे शुड सीज, वो सब बंद हो जानी चाहिए। जब सब केमिकल रिएक्शंस खत्म हो जाएंगी, ओवर हो जाएंगी, और पूरे सिस्टम का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है दैट विल बी यूनिफॉर्म, दैट पर्टिकुलर स्टेट विल बी कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होने के लिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ये तीनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होती हैं तो देन दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द सिस्टम विल बी कॉल्ड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अगर इन तीन में से कोई दो या एक सेटिस्फाई नहीं होती है, तीनों ही नहीं होती फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर एक या दो भी सेटिस्फाई नहीं होती या कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर उस स्टेट को हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं कह सकते। ऑल थ्री इक्विलिब्रियम शुड बी satisfied. A system will not be in equilibrium unless all the relevant equilibrium criteria are satisfied, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, इसका मीनिंग हो गया थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। देखिए कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम क्या है। कॉन्टिनम जो वर्ड है इसका मीनिंग है कंटिन्यूस। तो ये कंसेप्ट क्या है कि अगर हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर है, ठीक है, और लेट अस टेक कि उसका मास जो है वो m है और उसका वॉल्यूम v है, ठीक, तो हम इस सिस्टम की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी m/v, ठीक है, दैट विल बी m/v। अगर इस सिस्टम का वॉल्यूम हम डिक्रीज करना शुरू कर दें, वॉल्यूम डिक्रीज करने का मीनिंग ये नहीं है कि हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई गैस है। तो कोई गैस है, उसका कुछ मास भी होगा, ठीक है, तो उसके मास को अगर हम इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है, इसकी हमें डेंसिटी पता चल जाएगी। अब अगर हम इस वॉल्यूम को कम करें, वॉल्यूम का ये मतलब नहीं है कि हम इस कंटेनर को कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब अभी हमने जो वॉल्यूम कंसीडर किया हुआ था वो तो इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम था। अब हम जो वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं वो इससे स्मॉलर वॉल्यूम, ठीक है, मान लीजिए हमने सिर्फ ये वाला वॉल्यूम इसका कंसीडर किया, ठीक है, इतना जो मैंने ये ब्लैक कलर से ड्रॉ किया, ठीक। अब इसी गैस का हम इतना वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर ये वॉल्यूम आप कंसीडर करेंगे तो इसका वॉल्यूम कम हो गया पहले के कंपैरेटिवली,
तो मास भी कम हो गया। तो अगर आप ये वॉल्यूम इस तरह से कम करते चले जाएंगे तो ये आपको डेंसिटी की वैल्यू तो उतना ही रहेगी गैस के लिए। तो ये आपको जो ये इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी, इट इज चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपको दिखाई दे रहा है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट। तो जब आप राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो ये रो की जो वैल्यू है ये आपको एक सर्टेन वैल्यू जो मिल रही थी डेंसिटी की, मिलती रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं मास भी कम करते जा रहे हैं, तो हमें इस पी गैस की यानी डेंसिटी ऑफ गैस की एक आपको जो सर्टेन वैल्यू मिल रही थी वो मिलती रहेगी। लेकिन जब आप इस वॉल्यूम को कम करते हुए एक पर्टिकुलर लिमिट पर पहुंच जाएंगे, वो लिमिट ये शो हुई है, ये वाली। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, यानी कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हम लेफ्टवर्ड जा रहे हैं तो ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आएगी जिस पर की जो आपको डेंसिटी की वैल्यू मिल रही थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब हो जाएगी मतलब का क्या है कि ये वैल्यू आप देखिए दोनों डायरेक्शन में कर्व ड्रॉ किया हुआ है, ये अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है। तो यानी ये वैल्यू जो आपको डेंसिटी की मिलती चली जा रही थी वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर जाकर डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो आपको बहुत हाई वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी या वैल्यू बहुत कम मिलना शुरू हो जाएगी। मतलब ये जो वैल्यू होगी एक्चुअली इट इज एन एब्सर्ड वैल्यू, ये कोई इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसका वॉल्यूम कम करते चले जाते हैं तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर जाकर ये वैल्यू डिस्टर्ब हो जाती है। इस पर्टिकुलर लिमिट को हम बोलते हैं कॉन्टिनम लिमिट। दिस पर्टिकुलर लिमिट ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड कॉन्टिनम लिमिट। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप ये वॉल्यूम कम करते चले जा रहे हैं इसका, तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में ये जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स हर समय रैंडम मोशन में रहते हैं। तो ये गैस के मॉलिक्यूल जब रैंडम मोशन में है तो कभी तो वो इस वॉल्यूम के अंदर है और कभी वो इसमें नहीं है। ठीक है, कभी तो वो इसमें एंट्री कर रहे हैं, उसके अंदर है, या वो उससे एग्जिट कर रहे हैं। तो इसलिए ये वैल्यू आपको जो मिलना शुरू हो गई वो डिस्टर्ब हो गई। और ये वॉल्यूम जब हम डिक्रीज करते चले जा रहे थे तो एक्चुअली हम पहुंच गए मॉलिक्यूलर लेवल पर। और अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करना शुरू कर देंगे तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो इवेंट्स हो रही हैं वो इसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये इस पर्टिकुलर वॉल्यूम पर जाकर ये वैल्यू डिस्टर्ब होगी एंड द वैल्यू विच यू आर गेटिंग इज एन एब्सर्ड वैल्यू। तो ये कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम है। तो कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम को हम यूज करते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के लिए, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हमने पढ़ा कि वी हैव अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर टू टेक द ऑब्जर्वेशन और टू एनालाइज। ठीक है, तो क्योंकि उसमें तो एक सर्टेन क्वांटिटी थी, है ना, हमने अभी अभी पढ़ा था कि मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में एक सर्टेन क्वांटिटी थी और हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जो इवेंट्स हो रहे थे उनको कंसिडर नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो और अभी जब हमने वॉल्यूम कम किया, इनिशियली जो वैल्यू ली हमने, जब वो इस लार्ज वॉल्यूम के लिए थी तो वो तो आपको वैल्यू मिल गई डेंसिटी की। लेकिन जब आप इस वॉल्यूम को कम करते चलेंगे तो यू आर रीचिंग टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर लेवल। तो जब मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच जाएंगे तो वो वैल्यू आपको जो मिलेगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ऑफ क्वांटिनम है। The concept of quantum loses validity when the mean free path of the molecules approaches the order of magnitude of the dimension of the vessel. हम इन मोस्ट इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हम क्या करते हैं, जो ज़्यादातर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस हैं उनमें assumption of quantum is valid and convenient and goes hand in hand with macroscopic viewpoint। यानी ये जितनी भी हमारी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होती हैं लगभग सभी में ये जो कंसेप्ट ऑफ क्वांटम है ये वैलिड है। वैलिड क्यों है? क्योंकि हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमने एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर लिया हुआ है, इग्नोरिंग द इवेंट्स अकरिंग एट मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ऑफ क्वांटम है। नेक्स्ट इज क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ये जो वर्ड लिखा हुआ है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, इसमें दो वर्ड्स हैं, एक तो है क्वाजी और दूसरा है स्टैटिक। तो क्वाजी का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट, क्वाजी मीन्स ऑलमोस्ट,
एंड स्टैटिक, स्टैटिक तो हम जानते हैं स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, नॉन डायनेमिक। तो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस आर एक्चुअली ऑलमोस्ट नॉन डायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस का मीनिंग क्या हुआ कि ऑलमोस्ट नॉन डायनेमिक प्रोसेसेस। तो ये ऑलमोस्ट नॉन डायनेमिक प्रोसेस कैसे होंगे, इसको हम इसमें समझते हैं। आप देखिए इसमें एक ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर और पिस्टन का एग्जांपल हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। ये बाहर से एक सिलेंडर है जो हमें दिखाई दे रहा है, और इसमें यहाँ पर एक ये पिस्टन है, ये पिस्टन है इसका। इस पिस्टन के ऊपर एक वेट रखा हुआ है, और ये इसमें एक गैस है, यहाँ पर ये गैस है जिसका कि प्रेशर लिखा हुआ है P1 है, और वॉल्यूम इसका V1 है, ठीक है, और टेम्परेचर T1 है। ठीक, तो इस गैस को अगर आप इनिशियल स्टेट में डिफाइन करेंगे तो इसकी इन पैरामीटर से करेंगे P1, V1, T1। तो ये इनिशियल स्टेट हो गई गैस की, दिस व्हेन द पिस्टन इज इन दिस पोजीशन, देन दिस पर्टिकुलर स्टेट इज स्टेट 1। ठीक, और स्टेट 1 को में गैस की कंडीशन क्या है, दैट इज P1, V1 एंड T1, ये। ठीक है, इसी तरह से अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि इसके ऊपर एक वेट रखा हुआ था, और ये वेट इस तरह से रखा हुआ है कि इस पिस्टन पर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स या कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है। तो अगर कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो ये पिस्टन तो इस लोकेशन 1 में ही रहेगा। ठीक है, अगर इस पर कोई भी पिस्टन पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है, यानी कि जो भी प्रेशर डाउनवर्ड और अपवर्ड प्रेशर है वो इक्वल है, तो अगर वो इक्वल है तो दिस विल रिमेन इन स्टेट 1, जैसा हमने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में ऐसा ही होता था कि कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं था या कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं था। तो यहाँ यही कंडीशन है कि इस पर कोई भी प्रेशर डिफरेंस नहीं है, तो ये पिस्टन अपनी स्टेट 1 पर रहेगा। तो ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट हो गई। ठीक है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम भी, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम पहले से ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो इसके ऊपर वेट रखा हुआ था, इस वेट को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो जैसे ही आप इस वेट को इसके ऊपर से हटाएंगे तो ये पिस्टन, अब क्योंकि इस पर डाउनवर्ड प्रेशर कम हो गया, जो प्रेशर इस वेट की वजह से था वो तो हट गया। तो अगर कम हो गया तो इसका मतलब इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस दिस पिस्टन विल मूव अपवर्ड। ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, और अल्टीमेटली ये मूव करते हुए इस पोजीशन में, ये जो ऊपर बना हुआ है, इस पोजीशन में आकर रुक जाएगा बिकॉज ऑफ दीज स्टॉप्स और रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, यहाँ पर दो ये ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगी जिससे पिस्टन इसके बाहर ना निकल जाए। ठीक, तो अब क्या हुआ कि ये पिस्टन इनिशियल स्टेट 1 से ये एक सेकंड स्टेट 2 में आ गया। इस 2 में भी ये आकर इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि जितना गैस का प्रेशर अपवर्ड है उतना ही ये प्रेशर इन स्टॉप्स की वजह से होगा और वो इस पिस्टन को रोक देंगे। तो दिस स्टेट 2 इज ऑल्सो एन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अब आप देखिए कि इस गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, ये पिस्टन ने मूव क्यों किया, पिस्टन ने मूव क्यों किया, पिस्टन ने इसलिए मूव किया क्योंकि ये जो P गैस है, ठीक, दिस P गैस, और जिस समय ये इसके ऊपर से ये वेट हमने हटा दिया तो इस पर जो डाउनवर्ड प्रेशर है वो तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो ये पिस्टन ने अपवर्ड मूव इसलिए किया क्योंकि ये P गैस की वैल्यू P एटमॉस्फेरिक से इट इज ग्रेटर देन साइन है, ग्रेटर देन P एटमॉस्फेरिक। ठीक है, इस P गैस की वैल्यू P एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है। और अब आप ये समझ सकते हैं कि ये P गैस की और P एटमॉस्फेरिक की वैल्यू में जो डिफरेंस है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना फास्ट ही ये पिस्टन स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाएगा। अगर ये प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, P गैस इज वेरी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये पिस्टन बुलेट की स्पीड से ऊपर जाएगा, एकदम बुलेट की स्पीड से जाएगा, वेरी फास्ट। ठीक है, जितना ये प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही स्पीड से ये पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा। तो अब आप देखिए जिस समय पिस्टन स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, तो स्टेट 1 तो इक्विलिब्रियम स्टेट थी, इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। स्टेट 2 भी इक्विलिब्रियम स्टेट है, लेकिन जिस समय पिस्टन स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में है वो जो स्टेट्स हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि P गैसेस ग्रेटर देन P एटमॉस्फेरिक है। तो इसमें जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं वो तो इक्विलिब्रियम स्टेट्स नहीं हो सकते। तो ये पिस्टन तो बहुत फास्ट मूव हुआ है, तो ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस हो सकता है? ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पढ़ा कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है? ऑलमोस्ट नॉन डायनेमिक प्रोसेस। तो ये ऑलमोस्ट नॉन डायनेमिक है, ये तो बहुत डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर इसकी इनिशियल स्टेट को हम यहाँ पर, ये हमने प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, वर्टिकल एक्सिस पर प्रेशर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर वॉल्यूम। तो ये जो पिस्टन की इनिशियल पोजीशन थी, जिसको हमने P1 V1 T से T1 से डिस्क्राइब किया था, तो क्योंकि ये हमने 2D प्लेन लिया हुआ है, तो हमने इसको प्रेशर वॉल्यूम से डिफाइन कर दिया। यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू P1 और वॉल्यूम की वैल्यू V1 है। तो ये इनिशियल स्टेट है, और इसी तरह से ये फाइनल स्टेट है। लेकिन इसके बीच की ये जो स्टेट्स आपको सब दिखाई दे रही हैं, ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स नहीं है। तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नॉट अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, दिस प्रोसेस है ना इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अभी इरिवर्सिबिलिटी को हम आगे फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं बस कि 1 और 2 के बीच में जो स्टेट्स हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स नहीं है। अब अगर इस प्रोसेस को हमें कन्वर्ट करना है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें इसे क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में करना है, तो ये प्रोसेस ऑलमोस्ट नॉन डायनेमिक प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, और ऑलमोस्ट नॉन डायनेमिक प्रोसेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस ब्लॉक को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि इनमें से एक पार्टिकल या एक पार्ट इसमें से यहाँ से रिमूव करेंगे। तो जैसे ही आप एक पार्ट रिमूव करेंगे, पिस्टन अपवर्ड शिफ्ट होगा, थोड़ा सा शिफ्ट होगा और फिर रुक जाएगा। फिर इससे नेक्स्ट पार्ट रिमूव करेंगे, तो ये फिर थोड़ा अपवर्ड शिफ्ट होगा, फिर रुक जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आप इस पर से एक एक पार्टिकल रिमूव करते जाएंगे, इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स या पार्ट्स, और ये पिस्टन धीरे धीरे स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ जाएगा। अब इसके बीच की जितनी भी स्टेट्स हैं, अब आप समझ सकते हैं कि वो सब इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। जैसे आपने फर्स्ट पार्ट इसमें से रिमूव किया, तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हुआ और फिर रुक गया, तो इट इज एन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो सिमिलरली ऑल द स्टेट्स बिटवीन स्टेट 1 and state 2 आर इक्विलिब्रियम स्टेट्स। Now this particular process is a quasi-static process. ये quasi-static process है। अगर आप इसको और स्लो करना चाहते हैं, तो जितना ये वेट है, जितना ये ब्लॉक का वेट है जो रखा हुआ है, आप उतना ही इसके ऊपर सैंड पार्टिकल्स रख दीजिए। ठीक है, सैंड पार्टिकल्स रख दीजिए और एक एक पार्टिकल को उसमें से धीरे धीरे रिमूव करते जाइए। तो आपको हो सकता है पूरी लाइफ लग जाए इस पिस्टन को स्टेट 1 से स्टेट 2 में लेकर आने में। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द ब्लॉक, और जितना आपने उसके बराबर पार्टिकल्स लिए। ठीक, तो नाउ दिस प्रोसेस विल बिकम अ क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है, और इसके बीच की सभी स्टेट्स जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। तो इसको हम कैसे शो करेंगे? इसको पीवी डायग्राम पर हम कैसे शो करेंगे कि ये पी प्रेशर है वर्टिकल एक्सिस पर और वी वॉल्यूम है। ये स्टेट 1 तो हमने डिफाइन कर दी थी। अब इसके बीच की जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सब, यानी ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स का लोकस है। स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच में जो कर्व ड्रॉ किया हुआ है, इट इज अ लोकस ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम स्टेट्स व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन स्टेट 1 एंड स्टेट 2। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस है वो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है। तो जो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं उनको तो हम कर्व से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इसके बीच की सारी स्टेट्स ही इंटरमीडिएट स्टेट्स जो है वो सभी इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं, तो इसलिए इसको हम प्रॉपर एक फॉर्म कर्व से ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो ये बीच में, जैसे हमने पहला वाला ये वाला डायग्राम देखा जिसमें कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट्स नहीं है, तो इनको हम ये फर्म कर्व से ड्रॉ नहीं करते, डैश कर्व से शो करते हैं। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि इसके बीच की स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स नहीं है, और प्रोसेस जो है वो क्वाजी स्टैटिक नहीं। तो मैं समझता हूँ अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें 3 चीज़ें पढ़ी: इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, देन कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, एंड इन लास्ट क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस। ठीक, थैंक यू।